दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है। महका सोंधी माटी का बिहार है। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है। महका सोंधी माटी का बिहार है। महका सोंधी माटी का बिहार है। इतिहास के बीते दिनों में तो हम पीछे लौट नहीं सकते, पर ये तो हम देख सकते हैं कि हमने अपनी यात्रा कहां से शुरू की और कहां तक पहुंचे हैं। तो चलिए बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार ने सभ्यता के इतिहास के हर चरण में भौतिक उपलब्धियों पर दार्शनिक उपलब्धियों को वरीयता दी है। यही कारण है कि हर संक्रमण के दौर में लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। बिहार को विश्व सभ्यता का पहला गणतंत्र होने का गौरव तो प्राप्त है ही, विदेह राज जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा देने का गौरव भी प्राप्त है। भारतीय परंपरा में जो षड दर्शन है, उनमें से 4 का सूत्रपात बिहार में ही हुआ। न्याय के आदि आचार्य थे गौतम, मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी, वैशेषिक के खड़ान और सांख्य के आदि आचार्य थे कपिल। ये भी विश्व सभ्यता में एक अद्भुत उदाहरण है कि जिस बिहार में आस्तिक दर्शन का सूत्रपात हुआ, उसी भूमि पर जैन और बौद्ध जैसे अन्य दर्शनों का भी सूत्रपात हुआ। वर्चस्ववादी संस्कृतियों के विरोध में यहां से आवाजें लगातार बुलंद होती रही हैं। शताब्दियों पूर्व बिहार के ऋषि विश्वामित्र ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तत्कालीन संकीर्ण और रूढ़ मानसिकता से ऊपर उठाकर एक नई चेतना दी। विश्वामित्र ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के निर्माता थे। उनका आश्रम आज के बक्सर जिले में स्थित था। राम और लक्ष्मण को लेकर उत्तर बिहार में स्थित विदेह की सीता से मिलाने का काम विश्वामित्र ने ही किया। लोग जब अपने जीवन के सच, औचित्य, संवेदना और विडंबनाओं का प्रतिबिंब किसी व्यक्तित्व में पाने लगते हैं, तो उससे हद तोड़कर जुड़ने लगते हैं। सीता एक ऐसा ही व्यक्तित्व लेकर पैदा हुई। सीता ने अपने व्यक्तित्व के सातत्य से संपूर्ण नारी जगत को वो विश्वास दिया जहां उसे कभी अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी। बिहार की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और महाभारत काल में आते हैं। निर्भवति भारत। इस काल के 2 महान योद्धाओं को याद कर लेना जरूरी है। पहले मगध के जरासंध, जिन्होंने श्री कृष्ण को 17 बार पराजित किया और उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। और दूसरे अंगराज कर्ण, जो कि वर्तमान भागलपुर जनपद के राजा थे। भागलपुर में कर्ण का किला पुरातात्विक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। मुझे तुम्हारा कवच चाहिए, तुम्हारे कुंडल चाहिए। ये दोनों वस्तुएं तो मेरे शरीर का भाग हैं। आप मेरे दूसरे अस्त्र शस्त्र ले लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है तुम बड़े दानवीर हो। हे कर्ण, कदाचित परमपिता ब्रह्मा के लिए तुम जैसा कोई और दानवीर बनाना संभव नहीं। चलिए बिहार की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं
और महावीर और बुद्ध काल में पहुंचते हैं। विश्व के इतिहास में ये वो दौर था जब पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में सुकरात और भारत में बिहार की भूमि से महावीर और बुद्ध के दर्शन का नवोन्मेष हो रहा था। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। राजघराने में जन्म लेने के बावजूद वे बचपन से ही सांस्कारिक जीवन से विरक्त रहना चाहते थे। 30 साल की उम्र में वे घर छोड़ जंगलों में विचरने लगे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद पैदल घूम घूम कर उन्होंने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जीने का तरीका बताया। जब महावीर स्वामी केवल ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, लगभग उसी समय एक और महापुरुष सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लीन थे। इतिहास इस बात पर मौन है और हो सकता है महावीर और सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में एक दूसरे से मिल होंगे। आज से ठीक 2600 साल पहले वो भी क्या दृश्य रहा होगा जब सिद्धार्थ गौतम ने गया से 15 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान किया होगा और माया के सम्राट मार ने अपने सारे धनुजों को उन पर छोड़ा होगा और धरती उस संघर्ष की साक्षी बनी होगी। संपूर्ण बौद्ध जगत में बोध गया के इस जगह को यूं ही ब्रह्मांड का केंद्र नहीं माना गया है। बुद्ध ने बताया था कि 2 अतिवाद हैं। एक है खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल मृत्यु है। दूसरा कहता है सभी इच्छाओं को मार डालो क्योंकि इसी के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने इन दोनों रास्तों को छोड़ने को कहा। वे मध्यम मार्ग के विश्वासी थे जो न तो प्रवृत्तिवाद है न तो निवृत्तिवाद। अब हम बात करते हैं मगध के राजा बिंबिसार की। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में देश छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, पर बिंबिसार के नेतृत्व में पहली बार मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। जैन और बौद्ध दोनों राजा बिंबिसार को अपने करीब मानते थे। इन्हीं दिनों गंगा के उस पार वैशाली में लिच्छवियों का गणराज्य स्थापित था। वहां की आम्रपाली अपनी सुंदरता, नृत्य कला, गायन वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। भरपूर वैभव के बावजूद उसने बुद्ध की शिष्या बनना स्वीकार किया और अपनी संपत्ति संघ को दान में दिया। उधर राजनीति के क्षेत्र में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सामरिक दृष्टि को समझते हुए मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का फैसला किया और उसी समय राजगीर की सप्तर्णी गुफाओं में बुद्ध के 500 शिष्य 6 महीने की संगति के बाद त्रिपिटक का निर्माण करते हैं। बिहार की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 3री सदी के पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं। नागरिक प्रजा के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। मंत्रीवर, ये 1 मास के लिए कारावास में डाल दिया जाए। पर राजन, ये मगध का नहीं अपितु मानव जनपद का नागरिक है, अतः इसे और कड़ा दंड दिया जाए। मंत्रीवर, अपनी मर्यादा को भंग मत करो। मेरे राज्य में कोई मगध
कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं, कोई कुरु, कोई लिच्छवी नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानव को बांट नहीं सकती, धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद है भविष्य में पुनः अलगाव की प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बातों को न्यायालय में पुनः न उठाया जाए। आज की सभाएं विसर्जित होती है। सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो भिन्न भिन्न जनपदों के नागरिकों के मानस में बहुत गहरे बैठी है राजन। उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जनपदों की सीमा रेखा मिटाकर। सीमा रेखा मानव ही तो खींचता है राजन। अलगाव की भावना को तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, पर वह कैसे संभव है? अभी तो मैं अज्ञानी हूँ देव। पर विनयी हो। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। और तुम्हारे आचार्य का? बोलते क्यों नहीं? मेरा कोई आचार्य नहीं देव। क्यों? सभी कहते हैं मैं हिमकुल का हूँ, गाय बकरियां चराता हूँ ना मैं बनना चाहता था, पर सभी ने मुझे धुतकार दिया, अपने द्वार पर खड़ा तक रहने नहीं दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं उनके द्वार दूर बैठ के ही पाठों को सुनूं, पर हर जगह मुझे अपमान ही मिला। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा एकलव्य। चंद्रगुप्त, तू अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाया है, मैं उन संभावनाओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से तेरा आचार्य मैं हूं। चाणक्य के मार्गदर्शन में ये बालक मौर्य वंश की स्थापना करता है। खैबर से लेकर बंगाल तक शासित ये प्रदेशी पहली बार भारत का मानचित्र बनाता है। अरे ये क्या, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज यह प्रवासी जीवन बिता रहा है। गंगा तट का ये शहर करीब 9 मील लंबा है और 1.5 मील चौड़ा। शहर चारों ओर लकड़ी की दीवारों से घिरा है। लोगों की जो शानो शौकत है वो संसार में कहीं भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जो किसी को संत दिखाई देता है तो किसी को सम्राट, किसी को वो मनुष्यों को परखने वाला राजनीतिक, तो किसी को वो ऐसा विजेता दिखाई देता है जिसने विजय के दुष्परिणामों को देखकर युद्ध को त्याग दिया हो। सोचिए वो भी क्या परिवर्तन हुआ होगा जब शासन का संचालन लिखित अभिलेखों पर हुआ होगा। सैन्य शक्ति और कठोर प्रबंधनों की जगह एक संतुलित आचार व्यवहार की संहिता पर चलता हुआ शासन। उसने न केवल मनुष्यों के लिए संहिता बनवाई बल्कि विश्व में पहली बार पशु पक्षियों के रखरखाव के भी नियम बनवाए। जहां लोग दीवारों से साम्राज्य की सुरक्षा करते हैं, उसने अपने शासन का विस्तार 84,000 स्तूप बनाकर किया। ये कोई आश्चर्य नहीं है कि आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज में अशोक के धर्म चक्र को अपनाया गया। ये तो रही बिहार की ईसा पूर्व की कहानी। अब हम चलते हैं प्रथम शताब्दी के उस काल में जब वाल्मीकि रामायण का पुनर्गान तथा महाभारत का पुनर्पाठ हो रहा था। वैदिक संस्कृत, पाली तथा प्राकृत मरणासन्न दौर में पहुंच चुका था और महर्षि पतंजलि लौकिक संस्कृत का अभूतपूर्व विकास कर रहे थे। मजे की बात यह है कि संस्कृत का केंद्र अब तक्षशिला से हटकर मगध आ गया था। यहाँ के विहारों में ज्ञान का माध्यम अब संस्कृत हो चुकी थी। सिल्क मार्ग का विकास हो चुका था। एशिया के विभिन्न देशों से लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे थे। जहाँ एक ओर
रोम के साम्राज्य का पतन हो चुका था। वहीं भारत गुप्त काल के स्वर्णिम युग में पहुंच चुका था और एक बार फिर से बिहार इसका नेतृत्व कर रहा था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान से आक्रांता दूर भाग गए थे। अश्वमेध युद्ध की ध्वजा सर्वत्र फहरा रही थी। 5वीं सदी में पायान मगध आते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं कि यहाँ के शहरों में खूब वैभव है, लोग दान दक्षिणा में आगे हैं, मृत्यु दंड प्रचलित नहीं है, बौद्ध और हिंदू धर्म एक साथ फल फूल रहे हैं। और अब बात करते हैं पाटलिपुत्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उस जगह की जिसे आज तरेगना कहते हैं। 5वीं सदी में खगोल एवं गणित के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गुत्थी सुलझा रहे हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की घोषणा कर रहे हैं। अब राहु केतु के चांद सूरज ग्रसने की बात झूठ सिद्ध हो रही है। पृथ्वी की परिधि 5000 योजन बताते हैं, जो आज के 24,900 मील के बराबर है। नालंदा का विकास हो चुका है और कई देशों के ज्ञानी विज्ञानी पंडित यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। एक ओर आर्यभट्ट शून्य को गणित से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ये नागार्जुन के शिष्य दर्शन के माध्यम से शून्यवाद के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। सोन नदी के तट पर बालुका राशि में खेलता बाणभट्ट संस्कृत साहित्य का महान नाटककार, गद्यकार हर्षवर्धन के दरबार का मणिमाणिक बना हुआ है। अरे ये क्या, चीन से वेनचांग पामीर की पहाड़ियों को पार कर हिंदुकुश को लांघकर सप्त सिंधु हस्तिनापुर कन्नौज होते हुए नालंदा की ओर चले आ रहे हैं। और जब वे नालंदा पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे कुछ मुश्किल सवाल कर रहे हैं। 10 में से 2 या 3 को ही प्रवेश मिलता है। सोचिए, जब द्वारपाल इतने विद्वान होते थे तो उन्हें पढ़ाने वाले कितने उद्भट विद्वान होते होंगे। ब्राह्मण कौन होता है और उसका जन्म से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मण वो होता है जो ऊंचे कर्म करता है और जो घमंड न करता हो, जो संसार को समझने की कोशिश करता हो और जन्म से उसका कोई वास्ता नहीं है। हमारी सोच का हम पर कितना प्रभाव होता है? हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर हम गलत ख्याल रखेंगे तो दुख पीछा करेगा और अच्छे ख्याल रखेंगे तो सुख प्राप्त होगा। हमारी सोच ही हमारी परछाई है और इसी से हम बने होते हैं। नालंदा का विकास अकेला नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ विक्रमशिला, उदंतपुरी, तेल्हारा जैसे अनेक विहार फल फूल रहे हैं। महाबोधि मंदिर बन चुका है, केसरिया स्तूप का भी निर्माण हो चुका है। जगह जगह भव्य मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण हो रहा है। और ये देखिए 8वीं सदी का दृश्य, जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलकर मंडन मिश्र से मिलने सहरसा के महिषी गांव की ओर चले आ रहे हैं। लोगों को क्या आनंद आया होगा जब सन्यास और गार्हस्थ धर्म के द्वंद्व पर कई दिनों तक इन 2 विद्वानों के बीच बहस चली होगी। और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ से खिंचे चले आ रहे थे और इसी सिलसिले में अगली कड़ी थी सूफी संतों की। बिहारों का स्थान अब दरगाह खानकाह ले रहे थे। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र स्थलों का विकास हो रहा था और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे कि मुगल शासन काल में पूरे प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। चरापात की कवि कुल परंपरा में देसिल बैना सबजन मीठा के उद्गायक विद्यापति के बिना बिहार की गलियां सूनी पड़ी रहती। नालंदा, विक्रमशिला भले जला दिए गए हों,
फिर भी कलियों की रागिनी जिंदा थी। बिहार की माटी में इतनी उर्वरता है कि 14वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण के लक्षण विद्यापति में आ गए। संस्कृत अब पोथी की चीज हो गई। लोक भाषा के कवि विद्यापति पूरे पूर्वांचल में छा गए। क्या नेपाल, क्या बंगाल, क्या आसाम, क्या उड़ीसा। चलिए अब बात करते हैं बिहार के उस लाल की जिसने 16वीं शताब्दी में दिल्ली की सल्तनत पर अपना परचम लहराया। वो न केवल युद्ध कौशल में महारत हासिल किए हुए था, बल्कि उससे भी ज्यादा कुशल शासक प्रबंधक था। उसकी सुदृढ़ शासन व्यवस्था का लाभ न केवल हुमायूं और अकबर को मिला, बल्कि अंग्रेज शासन को भी मिला। ढाका से पेशावर तक की सड़क, रोहतास का किला, पंजाब में झेलम का किला, दिल्ली का किला, पटना का किला, सभी उसके अवदान हैं। ये कोई और नहीं पर शेर शाह सूरी थे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। पटना में जन्मे गुरु गोविंद सिंह उस वक्त पटने में ही सूफी संत भीकन रहा करते थे और उनके नाम आज भी भिकना पहाड़ी मोहल्ला है। मां गुजरी जब गोविंद राय को सूफी संत भीकन के पास ले गई तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये सूर्य जैसा तेजस्वी, वायु जैसा गतिमान और गंगा जैसा पवित्र होगा। और गोविंद राय ने बचपन में ही मगध के इतिहास का संपूर्ण व्यक्तित्व धारण कर लिया। ज्ञान, कर्म और भाव का संपूर्ण समन्वय। आगे चलकर उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की और 32 साल की उम्र में शहीद हो गए। आज भी पटना का तख्त सिख धर्मावलंबियों के लिए अकाल तख्त के ठीक बाद आता है। इसके बाद बात करते हैं 18वीं सदी के अंतिम दिनों का, जब बिहार में एक ओर यूरोप के व्यापारी अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे तो दूसरी ओर मुगलों का ठाट बाट बरकरार था। इन्हीं दिनों पटना कलम नामक चित्रांकन की पद्धति का विकास होता है। गंगा तट से पटना का दृश्य, उसी दौर का हरिहर का मेला, छठ मनाते पटना वासी। गंगा नदी के तट पर ऊंट और हाथी भी आया करते थे। 1795 में होली खेलते और दुर्गा पूजा मनाते पटना वासी, मुहर्रम मनाते पटना वासी। पटना का मुख्य मार्ग 1824 का, 1814 के गोदाम जिससे अफीम चीन ले जाया जाता था, पटना का 1880 का गोल घर, पानी ले जाती महिलाएं, 1880 के अजीमाबाद का मंदिर, मुगल खानसा में दूर दिखता हुआ बैकुंठपुर, यूरोपियन घर, 1796 का मनेर शरीफ, बांकीपुर और जजेस हाउस, शाह अर्जंज का मजार, मुंगेर का किला, रोहतासगढ़, जहाजों से कारोबार हो रहा था और इस इलाके का चावल जो पटना राइस के नाम से जाना जाता था पूरे यूरोप में छा गया था। इसके बाद भारत में अंग्रेज राज स्थापित होने लगता है और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने में बिहार के लोगों का योगदान सर्वोपरि है। इसकी शुरुआत करते हैं तिलका मांझी से, जिन्होंने 1780-1785 के बीच अंग्रेजों की भागलपुर के जंगलों में नाक में दम कर दिया था। 13 जनवरी को अंग्रेजों ने उन्हें भागलपुर में फांसी पर चढ़ा दिया और 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करते हुए 80 वर्ष की उम्र में जिस रणकौशल, शौर्य, नेतृत्व और धैर्य का परिचय दिया, वो बिहार के इतिहास की विरासत है। वे बिहार के लोकमानस में महानतम वीर से बनी है। बाबू कुंवर सिंह की मौत के बाद शुरू हुआ बिहार का शोषण। एक तरफ जमींदारी प्रथा, दूसरी ओर सामंती व्यवस्था और तीसरी ओर अंग्रेजों द्वारा बिहार एवं बिहारियों की उपेक्षा। बिहारियों को न केवल राजकीय नौकरी से वंचित रखा गया, बल्कि यहाँ आधुनिक शिक्षा
और आधारभूत संरचना का विकास भी नहीं किया गया। बिहार के लोग बस ताकतवर मजदूर बनकर रह गए। उधर इंग्लैंड में अफ्रीकी गुलामी को 1833 में खत्म कर दिया गया था, पर उनको अपने उपनिवेशों को चलाने के लिए सस्ते मजदूर की आवश्यकता पड़ी। अपनी चालाकी दिखाते हुए अंग्रेजों ने 5 वर्ष का एग्रीमेंट करवाकर बिहार के मजदूरों का निर्यात प्रारंभ किया। क्या सूरीनाम, क्या फ्रेंच गायना, क्या दक्षिण अफ्रीका, क्या मॉरिशस और क्या फिजी, कहां नहीं भेजा गया बिहार के मजदूरों को। बिहार के ये लोग अपने प्रदेश के विकास को छोड़कर अंग्रेजों के उपनिवेशों का विकास करने लगे। रुपया ही रुपया हो, बैठ ले जहाजवा में किस्मत विदेशिया, बैठ ले जहाजवा में किस्मत विदेशिया हो। दिन महीना पनिया ही पनिया, दिन दिन महीना पनिया ही पनिया, दिन दिन महीना पनिया ही पनिया। पहुँच गए फिजिया में भैया जहाजिया, पहुँच गए फिजिया में भैया जहाजिया। हालांकि एक खुशी की बात बता दूं कि बिहार के ये लोग अपनी मेहनत की बदौलत न केवल आगे बढ़े बल्कि वहां की शासन की बागडोर भी संभाली। कुछ बात है कि हंसते मिटते स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार ने एक से एक क्रांतिकारियों को पैदा किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। आप सब लोग जानते हैं खुदीराम बोस को, जिन्होंने अंग्रेजों पर बम फेंका और इसके बाद हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। भारत में पहली बार चंपारण की धरती पर सत्याग्रही गांधी का अवतरण हुआ। क्या आप मिस्टर M.K. गांधी हैं? हाँ। मुझे अफसोस है, आप गिरफ्तार किए जाते हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं। तुम्हें बिहार छोड़ने का हुक्म दिया जाता है क्योंकि तुमने आवाम को भड़काया है। With respect, I refuse to go. Do you want to go to jail? As you wish. All right. I will release you on bail of 100 rupees until I reach a sentence. I refuse to pay 100 rupees. Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision. मिला है जो हमारे साथ कैम्ब्रिज में थे। उनका नाम है नेहरू। आप शायद उन्हें जानते हैं।
अच्छी तरह। उन्होंने लिखा है कि आपकी मदद करें, हम उसी के लिए आए। तो फिर यहाँ जो भी होता है उसकी सच्चाई और उचित ढंग से सारे प्रमाण इकट्ठे करो। महीनों लग सकते हैं, हमें कोई खास काम नहीं है इस समय। तुम्हें किसानों के बीच रहना पड़ेगा, जिसमें खतरा भी है। और चंपारण का किसान आंदोलन महात्मा गांधी की नेतृत्वकारी क्षमता का प्रतिमान बन गया। और इसी क्रांति की पराकाष्ठा हुई 11 अगस्त 1942 को, जब पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में अंग्रेजों की गोली से 7 किशोर शहीद हो गए। बिहार के सपूतों की ये शहादत समूचे विश्व में अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। और अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसकी उत्तर पुस्तिका पर लिखा है एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जन्मभूमि जीरादेई बिहार धन्य है। प्रतिभा के सेनानी, अथक जनसेवा के संकल्पी, अद्वितीय गद्यकार, संविधान सभा के अध्यक्ष और 2 बार बने भारत के राष्ट्रपति सचमुच एकमात्र हैं। हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर, जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। 20 वर्षों से वो हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं और एकमात्र आशा और उत्साह की ज्योति रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं उस महानायक की जिसने आजादी के बाद फिर से, जब देश में मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा, गांधीवादी ये सर्वोदयी उठ खड़ा हुआ, जिसने 1974 के आंदोलन का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। हमारे साथ आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो। जितना हुक्म होता है तुम कोट न करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी जमीयत के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। आज बिहार अपने नवजागरण के दौर में फिर से अपनी विरासत को याद कर पुनर्जीवन प्राप्त कर रहा है। भगवान बुद्ध के चारों पट्ट शिष्य सारिपुत्र, महामोगलायन, महाकश्यप, आनंद हमें लुभा रहे हैं। जगह जगह पर ऐतिहासिक स्मृतियां ताजा हो रही हैं। लड़कियां साइकिल पर सवार होकर आत्मविश्वास के साथ स्कूल जा रही हैं। महिलाओं को पंचायतों में 50% भागीदारी प्राप्त हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हो रहा है। बिहार के लोग जाग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे हैं और वो दिन दूर नहीं जब बिहार फिर से संसार को शांति और समृद्धि का मार्ग दिशा दिशा